स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एस ब्लॉक के बारे में कि एस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक नाम क्यों दिया गया है, तो एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस कक्षक में प्रवेश करता है, या फिर इनका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखते हैं तो इनमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में भरा जाता है, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक में रखते हैं या फिर इसे एस ब्लॉक नाम दिया गया है। पहले और दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को एस ब्लॉक में रखा गया है, उन तत्वों को एस ब्लॉक नाम दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एस ब्लॉक के बाद आता है अपना पी ब्लॉक। तो आज का अपना टॉपिक है पी ब्लॉक के तत्व। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों का नाम पी ब्लॉक क्यों रखा गया है या फिर इसे पी ब्लॉक क्यों कहते हैं। तो देखिए क्यों कहते हैं, एस ब्लॉक हमने नाम किस आधार पर दिया था, क्योंकि जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन्स एस कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए उसे हमने नाम दिया था एस ब्लॉक या फिर एस ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो इनमें क्या होगा, इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में भरा जाएगा, पी उपकोष में भरा जाएगा। तो वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व इनको नाम क्यों दिया गया है, क्यों दिया है, क्योंकि इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें हम क्या नाम देते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। तो देखिए बेटा, हम एक बार इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक बार इसको हम लिख लेते हैं कि वे तत्व पी ब्लॉक के तत्व, ये अपनी हेडिंग है। तो पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी इलेक्ट्रॉन या फिर आप लिख सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसे आप अंतिम लिख सकते हो, अंतिम लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, पी कक्षक में प्रवेश कर रहा है। तो पी कक्षक में प्रवेश करने के कारण ही इन तत्वों को क्या नाम दिया गया है, पी ब्लॉक के तत्व। तो समझ में आया इनको पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम तत्व पी कक्षक में प्रवेश करता है, पी कक्षक में प्रवेश करता है। तो उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में या फिर जिसे आप लिख सकते हैं जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, या फिर जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है या फिर पी उपकोष में जाता है। डायरेक्ट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में या फिर पी उपकोष में भरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी जो आवर्त सारणी होती है उसमें पी ब्लॉक के तत्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने पी ब्लॉक को डायग्राम, पी ब्लॉक को टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिखाया है कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होते हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है। तो देखिए ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक का जो वर्ग होता है उसमें अपने पी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। मतलब टोटल कितने वर्ग हो गए, 13 to 18, कितने, 6 वर्ग। तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक
पी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। और इसमें टोटल कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग में पी ब्लॉक के तत्व उपस्थित रहते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसे, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13 से 18, ये आपको ध्यान रखनी है। वर्ग संख्या 13 से 18 के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, या फिर इनको पी ब्लॉक नाम दिया गया है, पी ब्लॉक के तत्व। तो 13 से लेकर 18 तक के वर्गों में पी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। और ये टोटल कितने वर्ग हैं? टोटल 6 वर्ग आवर्त सारणी होती है, उसमें 6 वर्ग में पी ब्लॉक के तत्व प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो 6 ग्रुप है इसमें पी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। तो ये आवर्त सारणी जो होती है उसमें सबसे लास्ट के जो वर्ग होते हैं 13 से वर्ग संख्या 18, तो आवर्त सारणी के जो अंतिम खाने होते हैं, अंतिम वर्ग होते हैं, इनमें ही पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अब हमने बात करी थी अभी कि पी ब्लॉक के तत्वों को पी ब्लॉक नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है। तो देखिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, हम कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखते हैं यहाँ पे, जिससे यह आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इन्हें पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इन तत्वों को। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बोरोन का, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5। अब हम इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 2s2 2p1। तो देखिए यहाँ पे अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है किस कक्षक में भर रहा है? पी कक्षक में भर रहा है। किस कक्षक में भर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन? पी कक्षक में। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भर रहा है, जो कि अभी हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो बोरोन पी ब्लॉक का तत्व होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, हम केवल यहाँ पे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही देखते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में प्रवेश कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे क्या होता है? आवर्त का नंबर होता है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? अपना आवर्त का नंबर, आवर्त की संख्या। अब देखिए अपने यहाँ पे इंडेक्स बनाई है मैंने यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्वों की। तो बोरोन देखिए कौन से आवर्त में है? सेकेंड आवर्त में है। और यहाँ पे भी अपने कौन से आवर्त में आया था? 2p1, मतलब किसका आवर्त? यहाँ से भी क्या था? सेकेंड आवर्त। तो इस प्रकार से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इनका आवर्त का भी पता लगा सकते हैं कि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर हम इसका बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, ये कौन से कक्षक में प्रवेश कर रहा है और उसका आवर्त नंबर कितना है। तो देखिए हम उस और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक कार्बन ले लिया, बोरोन के बाद क्या आता है? कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भर रहा है? p कक्षक में भर रहा है। तो इसलिए ये कौन से ब्लॉक का तत्व होगा? पी ब्लॉक का तत्व होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब हम देखते हैं कि कार्बन सेकेंड आवर्त का तत्व है या फिर नहीं। तो देखिए कार्बन बिल्कुल सही है, सेकेंड आवर्त का तत्व है। तो यहाँ पे समझ में आ गया n क्या, यहाँ पे जो p से पहले जो नंबर होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या होता है? अपने आवर्त का नंबर। अब देखिए बेटा जो हीलियम होता है, हीलियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। तो यहाँ पे p कक्षक नहीं है, फिर भी इसको p ब्लॉक में रखा गया है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और 1s2 होता है, 1s1 तो हाइड्रोजन का होता है। यहाँ पे p कक्षक नहीं है, फिर भी इसको हमने p ब्लॉक में माना है। तो यानी इसके अन्य जो गुणधर्म होते हैं वो इसके पी ब्लॉक से मिलते जुलते हैं। या फिर हीलियम अपनी क्या होती है? अक्रिय गैस होती है।
अपने जितने भी अनाक्रिय गैसेज है या फिर नोबल गैसेज हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, और वह ग्रुप कौन सा है, वह वर्ग कौन सा है, 18वां वर्ग। तो हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है और इसे 18वें वर्ग में रखा गया है। तो जितनी भी अक्रिय गैसेज है उनकी प्रकृति समान होती है, उनके गुणधर्म समान होते हैं। तो समान प्रकृति और समान गुणधर्म होने के कारण ही उनको हमने कौन से वर्ग में रखा है, 18वें वर्ग में इसको रखा गया है। तो इसलिए यह पी ब्लॉक का तत्व है। 18वें वर्ग में पाई जाती है सारी अक्रिय गैसेज या फिर हम जिसे कहें नोबल गैसेज। तो देखिए हमने कार्बन का परमाणु क्रमांक और इसका हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसी प्रकार से हमने बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। तो यहाँ पे जो कक्षक मिला हमें, कौन सा कक्षक मिला है, पी कक्षक। तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, पी ब्लॉक का तत्व। इसी प्रकार से आगे के तत्व भी आप लिख के देख लो, जैसे बोरोन के बाद क्या आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बोरोन का कितना आया था अंतिम में 2s2 2p1, कार्बन का कितना आया था 2s2 2p2, नाइट्रोजन का आएगा 2s2 2p3। मैं केवल बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रही हूँ, यहाँ पे इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख रही हूँ। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का 2s2 2p4, फ्लोरीन का 2s2 2p5 और नियोन का कितना होता है 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, क्या चीज़ समझ में आ रही है कि देखो यहाँ पे जो 2s कक्षक है वो सभी में क्या है, फुलफिल है, कंप्लीट भरा हुआ है। और जो p कक्षक है उसका नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक है, 6 तक है। तो इनकी जो सीरीज चलेगी वो किस प्रकार से चलेगी यहाँ पे, और ये सेकेंड आवर के तत्व हैं सारे। देखो अपनी टेबल में हम देखते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब कौन से आवर्त के तत्व है, सेकेंड आवर्त के तत्व है। तो देखिए जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हर जगह 2 आ रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि सेकेंड आवर्त के तत्व है। और इनमें जो एस कक्षक है वो कंप्लीट भरा हुआ है। देखो हर जगह 2s2 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 और पी है, तो पी का नंबर कितना आ रहा है, 1 से लेकर के 6 तक, 1 to 6। तो हम इनका इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो देखिए पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP126। समझ में आ गया, NH2NP126 किस प्रकार से होता है, NH2 कैसे होता है। देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हमने ये यहाँ पे 6 तत्व देखे हैं। तो इसका इनमें सब में एस ऑर्बिटल है वो सब में पूर्ण भरा हुआ है, सब में 2-2 कक्षक है, एस 2-2 इलेक्ट्रॉन है। एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो पी कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन कार्बन में, जैसे कार्बन में 2 है, बोरोन में 1 है, फिर नाइट्रोजन में 3 है, तो इनका नंबर है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो इससे पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP126। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में लिखेंगे। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर लिखना है। और वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NH2NP126 तक। N क्या होता है, यहाँ पे आवर्त का नंबर होता है। आवर्त के अकॉर्डिंग यह नंबर क्या होता है, बदलता रहता है। आवर्त की संख्या, हर आवर्त के लिए यह नंबर अलग अलग होता है। किस प्रकार से होता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आपको सबको समझ में आया होगा NH2 क्यों लिखा है मैंने। NH2 क्यों लिखा है, क्योंकि एस कक्षक यहाँ पे सभी में कंप्लीट भरा हुआ है, एस कक्षक सभी में फुलफिल है, क्योंकि एस कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, या फिर हम जिसे कहें पूर्ण पूरित है। एस कक्षक क्या है, यहाँ पे पूर्ण भरा हुआ है। और पी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 2 3 4
5, 6 तत्वों के अकॉर्डिंग ये इनके बदलते रहते हैं। जैसे बोरोन में P में 1 आ गया, कार्बन में 2। जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके इलेक्ट्रॉनों का नंबर है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पे देखेंगे। अभी हमने सिर्फ दूसरे आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में ही हमने बात करी है। तो देखिए हम जैसे 13 जो ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2nd आवर्त का तो देख लिया। अब हम 3rd आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं। एक बार हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे बोरोन का कितना होता है बाह्यतम कोश में 2s2 2p1 2s2 2p2। इसका लिखा था हमने 2s2 2p3। इसका लिखा था 2s2 2p4। इसी प्रकार से इनका कितना होता है फ्लोरीन का 2s2 2p5 और इसका होता है 2s2 2p6। तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम आते हैं 3rd आवर्त पर। नेक्स्ट हम आते हैं 3rd आवर्त पर। 3rd आवर्त के तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। जैसे 2nd आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2s2 2p1, उसी प्रकार से 3rd जो आवर्त है उसके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, यहाँ पे 3 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनका आवर्त नंबर कौन सा है 3 है। तो इसका कितना होगा 3s2 3p1। केवल बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे एल्यूमिनियम का एक बार पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के मैं आपको बताती हूँ 1s2 2s2 2p6 और 3p1। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये एल्यूमिनियम का। तो हम इसका केवल बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही यहाँ पे लिख रहे हैं। हम इनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए बेटा कितना आया है 3s2 3p2। उसी प्रकार से जब हम सिलिकॉन का लिखेंगे तो ये कितना आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। कितना आएगा 3p2। तो देखिए जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो पहले वाले के लिए हमने कितना निकाला था एल्यूमिनियम का 3s2 3p1। इसी प्रकार से सिलिकॉन का कितना होता है 3s2 3p2। फिर इसका होगा 3s2 3p3 3s2 3p4 3s2 3p5। ये लाइन यहाँ पे इसमें खिसक गई है थोड़ी सी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनका सीक्वेंस है वो सही होगा। इसी प्रकार से हमने दो आवर्तों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आवर्त के अकॉर्डिंग आवर्त के नंबर से भी मैच करता है। जैसे 2nd आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2s2 2p1। तीसरे आवर्त के तत्वों का 3s2 3p1। इसी प्रकार से हम इनका चौथे 5वें 6ठे और 7वें आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इनका लिख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है सभी में कौन से कक्षक में है पी कक्षक में, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है पी ब्लॉक के तत्व। तो हम इनके आगे के तत्वों को भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे इसका होता है 4s2 3p1 सॉरी 4s2 4p1 क्योंकि ये 4th आवर्त का तत्व है 4s2 4p1। इसी प्रकार से 5वें आवर्त वाले तत्वों का हो जाएगा 5s2 5p1। मैं यहाँ पे इनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख रही हूँ, केवल मैं बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही यहाँ पे लिख रही हूँ। इसी प्रकार से इसका होगा 6s2 6p1। इसी प्रकार से इनका होगा 7s2 7p1। फिर आगे हम इसका आगे के तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं क्योंकि S कक्षक है वो तो सब में पूर्ण भरा हुआ है, लेकिन जो P कक्षक है उसका नंबर हर जगह देखिए आप 1 to 6 तक। जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है उसके नंबर भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसका हो जाएगा 4s2 4p2 4s2 4p3 4s2
4p4, 4s2, 4p5, 4s2, 4p6। इस प्रकार से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप सबका लिख सकते हैं। समझ में आ गया? सब लिख सकते हैं। तो आपको इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखना है। जैसे इसका हो जाएगा 5s2, 5p2, 5s2, 5p2। एस में सब में ऑर्बिटल्स कंप्लीट भरा हुआ है और अपन को जो नंबर चेंज करना है वो किस में करना है? सिर्फ पी में करना है। और वो किस अकॉर्डिंग करना है? इनके परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से इनकी जो सीरीज होती है वो लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने NS2 NP126 इस प्रकार से लिखा है। तो यह कंटिन्यू परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग इनके पी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बदलती रहती है। अब देखिए हम इनकी कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं। क्या विशेषताएं? कि जो अपना पी ब्लॉक का तत्व है इसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें धातु भी पाई जाती है, अधातु भी पाई जाती है। धातु, अधातु और उपधातु सभी पाए जाते हैं। अब देखिए धातु कौन कौन सी होती है, अधातु कौन कौन सी होती है और उपधातु कौन कौन सी होती है। मतलब इसमें पी ब्लॉक के तत्वों में धातुएं भी होती है, अधातुएं भी होती है और उपधातु भी इसमें उपस्थित रहती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे धातुएं कौन कौन सी है। तो देखिए इसमें एल्यूमिनियम, बोरोन और टिन। एल्यूमिनियम, बोरोन और ये होता है अपने टिन। क्या होता है ये? टिन। तो ये क्या होती है? धातुएं पाई जाती है जो कि पी ब्लॉक में उपस्थित होती है। अधातु कौन कौन सी होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये तत्व क्या होते हैं? अधातु होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अधातु में आते हैं। और उपधातु में कौन कौन से तत्व आते हैं? धातु, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं। उपधातु में जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सारणी में, जैसे फास्फोरस, जर्मेनियम, सल्फर, ये क्या होती हैं? उपधातुएं होती हैं। और इसमें नोबल गैसेज भी साथ में पाई जाती है। अब वो नोबल गैसेज कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं नोबल गैसेज? धातु, अधातु, उपधातु के साथ साथ इसमें क्या पाई जाती है? नोबल गैसेज भी इसमें पाई जाती है, या फिर जिसे हम कहें अक्रिय गैसेज। तो ये इनकी विशेषता हो गई पी ब्लॉक के तत्वों की कि इसमें धातु भी पाई जाती है, अधातु भी पाई जाती है, कुछ उपधातु भी होती है और अक्रिय गैसेज भी होती है। अक्रिय गैसेज कौन कौन सी है? 18वें वर्ग के सभी तत्व क्या होते हैं? अक्रिय गैसेज। 18वें वर्ग के सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। वो क्या कहलाती है? अपनी अक्रिय गैसेज, या फिर जिसे हम कहें नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज कौन से ब्लॉक में पाई जाती है? पी ब्लॉक में। 18 वर्ग के सभी तत्व क्या होते हैं? अक्रिय गैसेज। अब देखिए इसमें हेलोजेंस भी पाए जाते हैं। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं? कुछ तत्व होते हैं उनको हेलोजन नाम दिया गया है। कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये क्या होते हैं? हेलोजेंस कहलाते हैं। तो हमने पी ब्लॉक के तत्वों में बात करी है। पी ब्लॉक में हमने क्या क्या देखा है कि इसमें धातुएं भी पाई जाती है, अधातुएं भी पाई जाती है, अक्रिय गैसेस भी पाई जाती है। अब इसमें धातु कौन कौन से पाई जाती है? कौन कौन से तत्व इसमें धातु हैं? तो एल्यूमिनियम, बोरोन और टिन, ये 3 तत्व क्या है? धातु हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या पाई जाती हैं? अधातुएं। और उस जो अक्रिय गैसेस होती है 18वें वर्ग के जो तत्व है, 18वें वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उन सभी को क्या नाम दिया गया है? नोबल गैसेज या फिर उत्कृष्ट गैसेज भी हम इसे कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। ये सभी क्या है? अक्रिय गैसेज। तो अब पी ब्लॉक में जो अलग अलग वर्ग हैं इनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे जो 17वां वर्ग होता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये तत्व आते हैं, इन्हें क्या नाम दिया गया है? इन्हें हेलोजन्स कहते हैं। इन जो वर्ग हैं इनको अलग अलग, जैसे
फ्लोरीन क्लोरीन 17वें वर्ग है, इसको क्या नाम दिया गया है? हेलोजेंस कहते हैं इनको। इसी प्रकार से 18वां जो वर्ग है इसको क्या कहते हैं? अक्रिय गैसों का वर्ग। या फिर इसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। 16वां जो वर्ग है इसमें जो तत्व आते हैं उनको क्या कहते हैं? चालकोजन कहते हैं। इनको चालकोजन नाम दिया गया है। ये जो ग्रुप है इस पूरे ग्रुप को चालकोजन फैमिली। इसी प्रकार से 14वां जो वर्ग है जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और ये लास्ट वाला जो तत्व है एफएल, ये आते हैं, इनको नाम दिया गया है कार्बन फैमिली। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ग को क्या क्या नाम दिया गया है। ये हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं की। किसकी? पी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं की, कि पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखिए, जो अपने 16वां वर्ग है इसको क्या कहते हैं? चालकोजन। ये आपको नाम याद रखने हैं। आपसे कोई पूछ सकता है चालकोजन फैमिली कौन से वर्ग के तत्वों को कहा जाता है, हेलोजेंस कौन से वर्ग के तत्वों को कहते हैं, कार्बन फैमिली में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? चालकोजन। 17वें वर्ग के जो तत्व आते हैं इनको कहते हैं हेलोजेंस। तो ये इनके नाम होते हैं और ये फिक्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से 18वां जो वर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? अक्रिय गैसेस। 14वां जो वर्ग होता है उसे क्या नाम दिया गया है? कार्बन फैमिली या फिर कार्बन परिवार, क्योंकि ये कार्बन से स्टार्ट होता है। अब देखिए, इसकी हम आगे और विशेषताएं देखते हैं। वो विशेषताएं क्या है? जैसे अपना जो प्रत्येक आवर्त होता है, हम यहाँ पे एक बार बात करते हैं। एक बार टेबल निकाल ली मैंने ये। अब यहाँ पे प्रत्येक आवर्त में जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2NP6 उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ समाप्त होता है। देखिए, हर जगह NH2NP6 आ रहा है। अब N क्या है? यहाँ पे आवर्त का नंबर होता है जो कि आवर्त के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे नियोन का कितना आया है? 2s2 2p6। उसी प्रकार ऑर्गन का कितना है? 3s2 3p6। तो देखिए, NH2NP6 कितना? NH2 और NP6 जो कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? उत्कृष्ट गैसों का। किसका होता है? उत्कृष्ट गैसों का। तो प्रत्येक आवर्त NH2NP6 जो कि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसके साथ क्या हो रहा है? प्रत्येक आवर्त समाप्त हो रहा है। अब देखिए, उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोष में सभी कक्षक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से फुलफिल होते हैं, क्योंकि एस में देखो एक कक्षक होता है और इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी प्रकार पी में 3 कक्षक होते हैं। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो उत्कृष्ट गैसों के जो संयोजी कोश होता है उसमें सभी कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हुए होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ हम विशेषताएं देख रहे हैं कि जो पी वर्ग में, पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं, उन्हें क्या क्या नाम दिया गया है। हम आगे इसकी और विशेषता देखते हैं कि 16वें और 17वें वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि पाई जाती है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो उच्च होती है। कौन कौन से? 16वें व 17वें वर्ग के तत्वों की। 16वें और 17वें वर्ग में जो तत्व आते हैं इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कैसी होती है? उच्च होती है। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है ये हम इसी चैप्टर में जब हम इनके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे तब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 16वें 17वें वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है।
या फिर आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 16वें व 17वें वर्ग के तत्वों की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि होती है। तत्वों की उच्च ऋणात्मक मतलब कि ये ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जैसे किस प्रकार से होती है, देखिए हम जैसे Cl माइनस लिखते हैं, Br माइनस, फ्लोरीन माइनस, तो इस प्रकार से इनकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, उच्च होती है। और किस प्रकार की होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये तत्व क्या होते हैं, आसानी से एक या दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यह इन तत्वों की विशेषता होती है। क्या होती है कि ये तत्व आसानी से एक या दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। और उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, बाह्यतम कोश में इनके इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, NH2 NP6। देखिए और इसमें विशेषताएं हैं, वो क्या है कि जो S और P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको निरूपक तत्व भी नाम दिया गया है या फिर इन्हें मुख्य तत्व भी कहते हैं। S और P ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है, निरूपक तत्व या फिर मुख्य तत्व। तो देखिए यहाँ पे हम इसे लिखते हैं कि S व P ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व या फिर मुख्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। निरूपक तत्व भी कह सकते हैं आप या मुख्य वर्ग के तत्व भी कह सकते हैं। किस किस को, S और P ब्लॉक के तत्वों को। इन दोनों ब्लॉक के जितने भी तत्व क्या कहलाते हैं, निरूपक तत्व या फिर मुख्य वर्ग के तत्व। तो P ब्लॉक अपना कहाँ से स्टार्ट होता है, हीलियम से अपना P ब्लॉक स्टार्ट होता है और किस पर ख़त्म होता है, 118वें नंबर का तत्व जिसकी की खोज अभी अभी हुई है। तो अब हम इसमें कुछ अपवाद, हमने अभी तक बात करी है S और P ब्लॉक के तत्वों के बारे में। अब देखिए इनमें कुछ अपवाद पाए जाते हैं और वो अपवाद क्या क्या है, इसमें हम दो अपवाद देखते हैं। S और P ब्लॉक के तत्वों में हम P ब्लॉक के तत्वों में दो अपवाद हमें देखने को मिलते हैं और वह अपवाद क्या क्या है उसके बारे में भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि पहला अपवाद तो हम हीलियम का देखते हैं कि हीलियम है उसको S ब्लॉक में रखना चाहिए। पहला अपवाद हम किस में देखते हैं, हीलियम में, कि हीलियम को S ब्लॉक में रखना चाहिए। S ब्लॉक में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2। कितना होता है, 1s2। तो हमने जब S ब्लॉक की विशेषताएं पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इसे S ब्लॉक में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2। इसमें बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है वह S कक्षक में जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसे S ब्लॉक का तत्व होना चाहिए। लेकिन इसका स्थान आवर्त सारणी में 18वें वर्ग पर है। कहाँ पे रखा गया है, इसको 18वें वर्ग में रखा गया है। तो इसको किस ब्लॉक में रखा गया है, P ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि इसको 18वें वर्ग में रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्योंकि हीलियम क्या है, एक प्रकार की उत्कृष्ट गैस है। हीलियम क्या है, एक प्रकार की उत्कृष्ट गैस है या फिर हम जिसे कहें अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस होती है, यानी जितनी भी अक्रिय गैसेस पाई जाती है उनसे यह समानता रखती है। तो इस कारण से इसको 18वें वर्ग के तत्वों से अभिलक्षणों में समानता दर्शाने के कारण ही इसको 18वें वर्ग में रखा गया है। इसके जो गुणधर्म होते हैं वो वर्ग 18 में जो अक्रिय गैसेस पाई जाती है उससे मिलते जुलते हैं, तो इसके कारण ही इसको 18वें वर्ग में रखा गया है, P ब्लॉक में इसका रखा गया है। और दूसरा अपवाद जो हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s1। तो दूसरा हम किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन के बारे में, कि इसमें S में कितने इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s1। इसमें S में कितने इलेक्ट्रॉन है, S कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार इसका स्थान है वो हम कहाँ पे इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ग के जो तत्व होते हैं आवर्त सारणी में S ब्लॉक में
फर्स्ट वर्ग में हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ग में कौन सी धातुएं आती है? क्षारीय धातु। लेकिन अपनी जो बुक है उसमें इसको बीच में स्थान, अपनी आवर्त सारणी है उसके बीच में इसको रखा गया है। तो इसका जो व्यवहार होता है वो 17वें वर्ग हैलोजन फैमिली से भी इसका मिलता जुलता होता है। तो हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हाइड्रोजन की स्थिति एक विशेष होती है कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखना है। ये दो वर्गों से समानता दर्शाता है। एक तो एस ब्लॉक में पहले वर्ग से इसकी समानता पाई जाती है, और दूसरी है क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है प्राप्त कर लेता है। हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हीलियम में। तो हीलियम क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। तो इस प्रकार से ये अक्रिय गैस के समान भी लक्षण अपने दर्शाता है, तो इसलिए इसको 17वें वर्ग के समान भी अपनी प्रकृति दिखाता है। तो इसको एक विशेष स्थिति दी गई है। तो इस प्रकार से यदि कोई स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो कि हाइड्रोजन को अलग से क्यों दर्शाया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में दो वर्गों से समानता रखता है। एक तो पहले वर्ग से समानता किस प्रकार से रखता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, मतलब कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो s कक्षक में प्रवेश कर रहा है। और यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हीलियम के बराबर हो जाएगा। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त कर लेगा, जो कि कितना होता है? 1s2। और हीलियम क्या होती है? 18वें वर्ग के तत्व होती है। तो हेलोजन परिवार से भी यह मिलता जुलता है। इस प्रकार से इसमें दो अपवाद पाए जाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डी और एफ ब्लॉक को कंप्लीट कर लेंगे।